नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हमने बॉन्ड तोड़ना सीख लिया, हमने एक बॉन्ड तोड़ा उसमें रेडिकल बने, हमने एक और बॉन्ड तोड़ा उसमें आयंस बने। क्लियर? तो अब हम इन्हीं रेडिकल और आयंस को पढ़ेंगे एंड दे आर नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। क्लियर? सो लाइक फर्स्ट इंटरमीडिएट्स जो आपने केटायन बनाए थे उसमें एक था कार्बोकेटायन, एक क्या था दोस्त? कार्बोकेटायन। आयन बनाया था, एक में प्लस आया था, एक में माइनस आया था, तो केटायन एनायन हो गया और एक रेडिकल हो गया। सो व्हाट इज कार्बोकेटायन? पहले व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, आपको ये समझना पड़ेगा। व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट? किसी भी रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट और क्या होता है? प्रोडक्ट। इन बिटवीन क्या होता है? इन बिटवीन होता है इंटरमीडिएट। बीच में जो भी होता है उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो ये वो चीज है जो किसी रिएक्शन के बीच में क्रिएट होती है। जैसे आपने देखा बॉन्ड टूटेगी तो बीच में क्रिएट होगी, तो ये कार्बोकेटायन है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं स्पीसीज इन बिटवीन obtained ड्यूरिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है? रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन के होते समय जो चीजें मिलती हैं वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होती हैं। एंड व्हाट इज कार्बोकेटायन? कार्बन इंटरमीडिएट containing positive charge, कार्बन इंटरमीडिएट, कार्बन का इंटरमीडिएट है उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो उसे कार्बोकेटायन बोलेंगे। कार्बन आयन क्या होगा? कार्बन इंटरमीडिएट कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। कार्बन रेडिकल क्या होगा? न्यूट्रल कार्बन इंटरमीडिएट। चलिए तो मैं एक छोटा सा कार्बोकेटायन आपकी नजरों के सामने लाता हूं। ये देखिए, दिस इज कार्बोकेटायन, स्मॉल CH3 प्लस, ये कार्बन पर प्लस है। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन आता होगा, sp2sp, नहीं आता तो उससे ज्यादा लगेगा भी नहीं यहाँ पे। चलो इसके बारे में हाय हेलो करते हैं, मतलब जान पहचान बढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। आ जाओ। तो आप देख सकते हैं ये 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। दैट्स व्हाई वी कैन राइट ट्राइवैलेंट। 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। यहां 2, यहां 2, यहां 2, तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? 8 होने चाहिए ना, तो कंप्लीट नहीं है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो बताओ ये हाईली अनस्टेबल हुआ या हाईली स्टेबल हुआ? ऑब्वियसली 8 नहीं है तो ये हाईली अनस्टेबल हो गया। हाईली अनस्टेबल है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? हाईली रिएक्टिव होगा। क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से सुनना। ये जो है आगे चलकर आप, मैं 2 टर्म लिख रहा हूं, वो आप में से कुछ को पता होगा और कुछ लोग को आगे पता चलेगा, IUC में पता चलेगा। ये लुईस एसिड है। क्या है ये? लुईस एसिड। लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहते हैं। अब देखो इसके पास 6 है, केवल 6 हैं और 8 करने हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो हम इसे लुईस एसिड बोलते हैं। और अगर ये 2 देना चाह रहा होता तुम क्या बोलते? गेस करो। लुईस बेस। फिलहाल ये लुईस एसिड है, इसे आप इनऑर्गेनिक में और अच्छा पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में मैं भी पढ़ाऊंगा थोड़ा और। ठीक है? और एक चीज और है कि इसके पास बताओ इलेक्ट्रॉन कम है ना, 8 से कम है ना, 8 से कम है, तो इसकी चाहत क्या है? और इलेक्ट्रॉन लेना या देना? भैया 8 से कम है तो इसकी चाहत है इलेक्ट्रॉन लेना, इसकी चाहत है इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं इसे इलेक्ट्रोफिलिक। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है। ठीक है? दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक। आओ, अच्छा चलो मुझे बताओ ये बॉन्ड कितनी बना रहा? बॉन्ड पेयर, BP है बॉन्ड पेयर, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3। अच्छा बताओ अगला LP है लोन पेयर। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? ना, कोई लोन पेयर नहीं है। यूपी क्या है? अनपेयर्ड कितना है? वो भी 0 है भाई, अनपेयर्ड कहाँ है इसके पास? 0। चलो अगला पॉइंट,
अच्छा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या एक और चीज निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्मूला सुना है कभी? मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2, और n क्या होता है यहाँ पे पता है? n होता है यूपी, n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड सिंस यूपी इज 0, सो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? 0। ये आईयूसी में आएंगी चीजें। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है तो यू वुड फाइंड कि आपका कंपाउंड या स्पीसीज डायमैग्नेटिक है। कैसी है? डायमैग्नेटिक। 0 है तो हम बोल सकते हैं डायमैग्नेटिक, और 0 नहीं होती, नॉन 0 होती तो पैरामैग्नेटिक हो जाता। क्या हो जाता? पैरामैग्नेटिक। टर्म्स हैं, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे। अच्छा चलो मुझे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब यार ये धीरे धीरे आप सीखोगे, और अगर आता है तो अच्छी बात है। sp2 है, 3 चीजें होती हैं sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना है? बॉन्ड एंगल तो बता सकते हो, बॉन्ड एंगल है 120, 120। और sp2 अगर आप जानते हैं कैसा होता है तो मैं बता दूं, ऐसा 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 और ऐसा, इसके पास एक खाली ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? मर्सिडीज साइन जैसी है, जैसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसके पास हम ये भी लिख सकते हैं हैविंग वो, हैविंग वो का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। देखें, दिस ऑर्बिटल इज वैकेंट एक्चुअली, दिस ऑर्बिटल इज वैकेंट एक्चुअली, सो हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये कुछ नहीं है, ये कोई चीज हमने पढ़ी नहीं है, तो जान पहचान बढ़ाई, हमने इंट्रोडक्शन किया है। तो अब आपका काम क्या है वो सुन ले। आपको सेम कहानी कार्बन आयन के लिए करनी है, एंड योर कार्बन आयन इज लाइक, योर कार्बन आयन इज लाइक दिस, माइनस, ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं उसके बारे में, जैसे ये पॉइंट्स हैं वैसे सारे पॉइंट्स लिखेंगे डेफिनेशन के साथ, फिर पॉइंट्स लिखेंगे। और ऐसे ही आपको फिर करना है कार्बन, एक एक पेज छोड़ देना, सुन लो सारे, एक पेज में ये लिख लो, फिर एक पेज इसमें लिखेंगे ये, और एक पेज में ये लिखेंगे। ये सब बहुत आसान है, आपको बस देख देख के लिखना है। ये कार्बन, ये फ्री रेडिकल में क्या होता है कि ये जो pz ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो p ऑर्बिटल यहाँ खाली था, यहाँ जो p ऑर्बिटल खाली था उसमें वहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ ये p ऑर्बिटल नहीं है, sp3 है, तो यहाँ पर दोनों। तो इसके बारे में आपको पूरे पॉइंट्स लिख के लाने, बहुत आसान है यार, कर लेंगे आप। तो इट्स अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, एंड यहाँ कोई अकल वाली चीज बहुत ज्यादा है नहीं, हम जस्ट इंट्रोडक्शन हाय हेलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए एक और एग्जांपल करेंगे जिसमें आप बॉन्ड तोड़ना सीख चुके हैं, तो आप बॉन्ड तोड़कर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हटा रहा हूं मैं ये, अरे कर लोगे दोस्त, ऐसे ही करना ना, ट्राइवैलेंट से चालू हुआ, 3 बॉन्ड बना रहा, वो भी 3 बॉन्ड बना रहा, ट्राइवैलेंट ट्राइवैलेंट, ऐसे ही करना है पूरा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत आसान है। बॉन्ड ब्रेकिंग जानना चाह रहे हैं, ये Cl है, और मैंने कहा H2O में हीट कर दो, मैंने कहा H2O में हीट कर दो। ये Cl2 है, और यहाँ मैंने H2O नहीं बोला, मैंने बोला हीट कर दो। समझना, यही तो बस फर्क है। जहाँ H2O नहीं दिया है, जहाँ H2O नहीं दिया है वहाँ आयन नहीं बना सकते, आप समझें। अच्छा, ऐसा नहीं कि H2O इकलौता पोलर सॉल्वेंट है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। तो आसान सी चीज़ आपके सामने ये है, RCOO OCOR, और ऐसा हीट। तो मेरे ख्याल से आप बहुत आसानी से देखें, यहाँ वाटर है तो आप आयन बना दो, और आयन बनाओगे तो Cl निकल जाएगा माइनस के साथ, और यहाँ वाटर नहीं है तो आपको मिलेगा क्या, 2Cl डॉट। मेरे ख्याल से आप कर लेंगे, सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, लास्ट वाले में
वही होगा, वाटर नहीं है तो ऐसा ऐसा बीच से टूट जाएगी, सबसे वीक बॉन्ड बीच से टूट जाएगी। तो ये एक बॉन्ड ब्रेकिंग का कुछ हल्के फुल्के डिसोसिएशन और किस तरीके से क्लीवेज हो सकती है हम वो देख रहे थे, ठीक है। इसी के साथ पहला सेगमेंट हमारा जीओसी का पहला सेगमेंट खत्म हुआ, दैट इज बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होती है, कब होती है, क्यों होती है, क्या क्या एनर्जीज लगती हैं, सॉल्वेंट का क्या रोल होता है, इंटरमीडिएट कौन से बनते हैं, इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारी चीज हम कर चुके हैं, क्लियर। सो अब जो टॉपिक है दैट इज एक्चुअली एवरीथिंग फॉर केमिस्ट्री, क्लियर। बहुत आसान हलवा टॉपिक है, ठीक है, एकदम हलवा है, तो ध्यान से देखें क्या है आप। अच्छा, जो अगला टॉपिक है उसका आप नाम अगर ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, फील करने का प्रयास करेंगे तो आप आगे का भी समझ सकते हैं, अपने आप आगे का समझ लेंगे कि आगे हमें क्या पढ़ाना है, पढ़ाया जाएगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये देख लें पहले सारे लोग कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। आप पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो चलिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे क्या क्या सोचता। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ध्यान से सुनिएगा कि क्या इतना सोचा जा सकता है या मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यानी कि सर अब मुझे पढ़ाएंगे कोई इफेक्ट जिसमें आगे लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो हमने फिजिक्स में सुना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, आपके डिस्टेंस के साथ ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जहाँ तक मुझे याद है वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारी चीज़ें आपको इतना ज़्यादा फिजिक्स भी नहीं लगानी, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा और उससे जो इफेक्ट क्रिएट होगा वो हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल इनिशियल पोजीशन रही होगी, बाद में कुछ फाइनल पोजीशन आती होगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट कोई इफेक्ट आता होगा और हम उस इफेक्ट को पढ़ते होंगे। क्या ये ऑब्वियस है? इतना मैंने जो बोला ये तो बहुत ऑब्वियस है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करे। ओके, नाउ सर बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस करेंगे। ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन कहां कहां होते हैं? ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन कहां कहां होते हैं? सिग्मा बॉन्ड में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और कहां होते हैं? पाई बॉन्ड में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और कहां होते हैं? लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे भाई खुद सोचना आपने अभी भी क्या बोला है। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा होगा? किसी बॉन्ड में हो रहा होगा, या तो सिग्मा बॉन्ड होगी, या पाई बॉन्ड होगी, या लोन पेयर होंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, शायद यही सब पढ़ें। कोई और बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? कौन से इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट करोगे फिर? सोचिए। अब यार हम इसमें सोडियम, लिथियम, पोटेशियम तो पढ़ेंगे नहीं ऑर्गेनिक में, इसमें तो हम कार्बन वाले कंपाउंड पढ़ेंगे। उसमें सिग्मा बॉन्ड होगी, पाई बॉन्ड होगी, और कुछ एक जगह में लोन पेयर भी होगा। कार्बन पे नहीं होगा, बट कंपाउंड के अंदर किसी एटम पे हो सकता है। तो हमें सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया जाएगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया जाएगा। अच्छा, तो लोन पेयर वाला भी पढ़ाया जा सकता है। तो आप मुझे बताओ, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर में सोचकर बोलना कौन सा इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री है? सिग्मा बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन, या पाई बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन, या लोन पेयर में मौजूद इलेक्ट्रॉन? कौन सा इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री है? ये आप गेस कर सकते हो सब कुछ पहले से। देखो, मैं नॉर्मली गेस करता हूं कि आप लोन पेयर ही सोचेंगे। लोन पेयर, क्योंकि वो बॉन्डेड है ही नहीं, तो फ्री है। अच्छा, उसके बाद सिग्मा और पाई में कौन सी बॉन्ड स्ट्रांग है? आंसर है सिग्मा। कौन सी बॉन्ड वीक है? आंसर है पाई। तो कहां ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होने की उम्मीद है? ऑब्वियसली पाई में। पाई बॉन्ड वीक है, उसके इलेक्ट्रॉन लूज हैं, और लूज इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? सो इवन तुम ये भी सोच गए हो कि जो भी इफेक्ट पढ़ाए जाएंगे वो
उनकी वैरायटी कुछ ऐसी होगी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट पढ़ाया जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट पढ़ाया जाएगा, और ऐसा भी बताया जाना चाहिए कि पाई इलेक्ट्रॉन्स में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से आने वाला इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट में आने वाले इफेक्ट से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो यू कैन मेक अ गेस ऑफ एंटायर टॉपिक, लेकिन इसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बिल्कुल वही है जो अभी हम सोच रहे थे, इफेक्ट कॉज्ड ड्यू टू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ, बेटर होगा कि मैं लिखूं थियोरेटिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको बताऊंगा व्हाई आई जस्ट यूज दिस वर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, क्लियर। आइए, एक्चुअली दीज इफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इन 2 सेगमेंट्स, 2 सेगमेंट में इन इफेक्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है। वो नहीं जो अभी आपने सोचा, वो अभी आएगा। उससे पहले एक कैटेगरी है, बहुत मजेदार कैटेगरी है, समझना जरा, समझना, इन सबके एग्जाम्पल सब मिलेंगे। एक इफेक्ट कैटेगरी है टेम्परेरी इफेक्ट, एक है टेम्परेरी इफेक्ट, एक है टेम्परेरी इफेक्ट, एक है आपका परमानेंट इफेक्ट, एक है आपका परमानेंट इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट और एक है आपका परमानेंट इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं शीट को, ठीक है। अब आप इनके नाम से गेस करो, बिल्कुल सही। परमानेंट इफेक्ट वो होता है जो मॉलिक्यूल में हमेशा मौजूद रहता है, मॉलिक्यूल दिन में हो रात में हो, इस ग्रह पे हो या किसी और ग्रह पर हो, ये इफेक्ट हमेशा सेम रहता है। बट टेम्परेरी इफेक्ट जैसा कि नाम में ही है, दिस इफेक्ट इज एक्चुअली टेम्परेरी। ये इफेक्ट किसी चीज की मौजूदगी में ही होगा और जब वो चीज हट जाएगी तो ये इफेक्ट गायब हो जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। लाइक आप अपने रूम में बैठे हैं पढ़ने के लिए, मैंने बोला बैठे के लिए मतलब पढ़ने के लिए बैठे हैं, आप अपने रूम में पढ़ने के लिए बैठे हैं, लेकिन देखिए अगर आसपास आपके मम्मी या पापा कोई हों तो आपकी पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रही होती है। अब पढ़ाई चले या ना चले, एटलीस्ट आप दिखा तो रहे होते हैं कि आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। और जैसे ही वो एक्सटर्नल कॉज जिसकी वजह से आप ये कर रहे थे, जैसे ही वो एक्सटर्नल कॉज जिसकी वजह से आप ये कर रहे थे वो उस रूम से कहीं जाए, आप तुरंत अंगड़ाई ले लेते हो, मोबाइल देख लेते हो, खिड़की से बाहर झांक लेते हो, तो वो कंसंट्रेशन लेवल जो आपका पढ़ाई का था that gets distracted, even you can say disturbed. So actually that was not your pure intention कि नहीं, अच्छा एक बच्चा है वो पढ़ रहा है फोकस्ड, एकदम फोकस्ड, रूम में अकेला है पढ़ रहा है फोकस्ड, मम्मी पापा 10 बार आए गए चले गए उसे पता ही नहीं है, इज फोकस्ड। दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट, दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट, क्लियर। ये किसी भी कॉज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट ए normal common sense example by which I'm trying to relate you with this permanent and temporary word, okay? So exactly ऐसे ही होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी एक कंपाउंड है, अगर कोई और आ रहा है उसकी प्रेजेंस में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो गया तो टेम्परेरी, वो चला गया तो ये इफेक्ट वापस गायब हो गया तो टेम्परेरी। और अगर कोई आए ना आए, जाए रहे, भाग जाए, उड़ जाए, इसके अंदर जो पोलराइजेशन था, जो डिस्प्लेसमेंट था वो है, तो ये टेम्परेरी इफेक्ट नहीं है, ये परमानेंट इफेक्ट है। एक और एग्जांपल बताता हूं। आप लोग कहीं मान लीजिए आप खड़े हैं अपने 2-4 दोस्तों के साथ, ऐसे खड़े गली मोहल्ले में कहीं खड़े, आप चौराहे पे खड़े कहीं आप, और आप आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो आप देखिए व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स तो आप बहुत कैजुअल होते हो, कैसे भी खड़े हो, कैसे भी शर्ट बाहर जा रही है, कैसे भी बाल हो रहे हैं और आप बात कर रहे हैं। एंड सडनली यू सा कि भैया सामने से एक एक्सटर्नल कॉज आ रहा है,
यू कैन कंसिडर एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल कॉज, वो आप पर मैंने डाल दिया, आपने देखा एक एक्सटर्नल कॉज आ रहा है एंड यू जस्ट गेट सोफिस्टिकेटेड, एकदम स्टाइल में खड़े हो जाते हो, शर्ट वर्ट ठीक कर लेते हो, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट एक्सटर्नल कॉज। और जब वो एक्सटर्नल कॉज और करीब आता, और करीब आता, आप और कॉन्शियस होते जाते हो। जब वो एकदम और बहुत करीब आ जाता है तो आप एकदम, उस समय आप थोड़ा इंग्लिश भी बोलने लगते हो, ताकि इट्स नो, इट्स टेम्परेरी पोलराइजेशन, टेम्परेरी पोलर, एंड एज एक्सटर्नल कॉज इज गॉन, तुम फिर वैसे फैल जाते, हाँ क्या बात चल रही है, क्या थे अपन, यू नो, दिस इज अ टेम्परेरी पोलराइजेशन। एंड इंटरेस्टिंगली यू वुड फाइंड such kind of effect is also we can also observe in organic compounds, ठीक है। सो टेम्परेरी इफेक्ट क्या हुआ मैं बताता हूं आपको, जो मैंने बोला वही है, such kind of effect appears, ठीक है, only in presence of external cause, clear, cause, and effect disappear, and effect disappeared in absence of external cause is known as temporary effect, टेम्परेरी इफेक्ट। ये भैया टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है जो किसी एक्सटर्नल कॉज पर डिपेंड करता है, उसकी मौजूदगी पर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल कॉज है, उसकी मौजूदगी पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट परमानेंट इफेक्ट? दिस इफेक्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन कंपाउंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, ठीक है। तो इसे मैं लिख देता हूं, इफेक्ट always present in compound या molecule लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं, irrespective of conditions से independent, ठीक है। आइए और ध्यान से सुनिएगा, देखिए कान से तो सुनेंगे लेकिन ध्यान से भी सुनेंगे। ये परमानेंट इफेक्ट 3 टाइप के होते हैं, क्लियर, 3 टाइप के परमानेंट इफेक्ट होते हैं। एंड एक्चुअली चलो लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट पहला होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सेकंड इज योर रेजोनेंस, ये इसका एक और नाम है, मेसोमेरिक, ठीक है, इफेक्ट, मजेदार। एंड थर्ड इज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, थर्ड इज योर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड इज रेजोनेंस, एंड थर्ड इज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ओके। तो जगह नहीं है तो इसके नीचे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ओके। सो थोड़ा थोड़ा तो यही लिख दूं, ओके ओके। दीज इफेक्ट्स, दीज आर परमानेंट इफेक्ट्स, इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। लेकिन इन सारे इफेक्ट्स जिस फिनोमेना में मौजूद होते हैं, जिस फिनोमेना से एक्सप्लेन किए जाते हैं, उस फिनोमेना का मैं यहाँ नाम लिखना चाहता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट में एक फिनोमेना होता है, दैट इज इंडक्शन, फिनोमेना होता है। और इंडक्शन फिनोमेना समझेंगे, उसी के बाद ही इंडक्टिव इफेक्ट समझ पाएंगे। एंड सिमिलरली रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट में एक फिनोमेना होता है, दैट इज रेजोनेंस एक फिनोमेना होता है, रेजोनेंस फिनोमेना और रेजोनेंस इफेक्ट अलग होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट फिनोमेना ए इफेक्ट is created that known as resonance effect. And similarly for last, this phenomena is called as hyperconjugation, okay. So these are phenomena.
तो हम इस फिनोमेना से, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट चालू करने से पहले मैं इंडक्शन पढ़ाऊंगा आपको, रेजोनेंस इफेक्ट चालू करने से पहले मैं रेजोनेंस पढ़ाऊंगा आपको, एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट चालू करने से पहले हाइपर कंजुगेशन पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, इन्हीं 3 पॉइंट के नीचे लिखना है आपको, ठीक है, इन्हीं 3 पॉइंट के नीचे लिखना है आपको, इन्हीं 3 पॉइंट के नीचे, इनके नीचे, इंडक्शन के नीचे लिखेंगे। जैसा मैंने आपको बोला था कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में पोलराइजेशन, पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन, एंड तो बहुत मजेदार है, आप सीख सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में एक हम हिंट ले सकते हैं, ये होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन, ये होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन। सारे लोग ध्यान से देखें, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सारे लोग देखें, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी देखें पोलराइजेशन किस में हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में पोलराइजेशन है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी डिटेल में नहीं चालू किया, अभी तो बस इन हाय हेलो कर रहे हैं। अगला सुने जरा ध्यान से, ये है पाई इलेक्ट्रॉन्स पोलराइजेशन। ध्यान से देखना, बहुत मजेदार है। पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन, ध्यान से सुनना, ड्यू टू अब थोड़ा सा आपसे मैं उम्मीद करूंगा एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ये सब आप जानते हो। ड्यू टू पी और डी ऑर्बिटल, ड्यू टू पी और डी ऑर्बिटल, कॉज जो है, जो रीजन है, जो वजह है, वो मैं यहां पर इससे मेंशन कर रहा हूं। यहां पर मैं पी और डी और बाइटल से मैं मेंशन कर रहा हूं। और कहां है पोलराइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, साफ साफ डिफरेंस देख सकते हैं, साफ साफ डिफरेंस देख सकते हैं। एंड लास्ट दैट इज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। ये सेगमेंट जो है, ये एक्चुअली है, ध्यान से सुनिए, ये है पाई इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट या पोलराइजेशन। पाई इलेक्ट्रॉन्स पोलराइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन। अब आप कहोगे तो हो चुका है, वजह अलग है, वजह अलग है भाई साहब। ड्यू टू सिग्मा सी एच बॉन्ड, सिग्मा सी एच बॉन्ड। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, वजह मैं यहां लिख रहा हूं, सिग्मा सी एच बॉन्ड, क्लियर। एंड पोलराइजेशन किस में है, पाई इलेक्ट्रॉन्स में। चलो इन तीनों को ध्यान से देखो और मुझे बताओ इन तीनों में सबसे वीक इफेक्ट कौन सा होना चाहिए। बुद्धि लगाओ, हमने की थी इस पर बात। इन तीनों में सबसे वीक इफेक्ट कौन सा होना चाहिए, हाँ बोलो। अगर आपका आंसर है इंडक्टिव, तो आप, अगर आपका आंसर है इंडक्टिव इफेक्ट, तो आपका जवाब लाजवाब है, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन में पोलराइजेशन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से बहुत ज्यादा नहीं होगा। नाउ द कॉन्सेप्ट इज बिटवीन रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। अगर आप बुद्धि लगाओ तो सेकंड नंबर पर आना चाहिए हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी रीजन सिग्मा यूज कर रहा है, रीजन सिग्मा बॉन्ड यूज कर रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं, इसकी जो वजह है वो सिग्मा बॉन्ड है। और आपके पास अगर इतनी बुद्धि है तो आप इनऑर्गेनिक में पढ़ लीजिएगा कि पी ऑर्बिटल ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता। पी ऑर्बिटल जो है, प्योर पी ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड ही बनाता है। प्योर पी ऑर्बिटल क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं टॉप पर आया है रेजोनेंस इफेक्ट, टॉप पर आया है रेजोनेंस इफेक्ट। मैं आर इफेक्ट लिखूंगा जगह की कमी की वजह से। ये देखें, तो ये परमानेंट इफेक्ट का हमने पूरा एनालिसिस, क्लासिफिकेशन कर लिया है। परमानेंट इफेक्ट क्या होता है,
तीन टाइप के इफेक्ट होते हैं। इनमें फिनोमेना का नाम, इंडक्शन फिनोमेना से इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, रेजोनेंस फिनोमेना से रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन फिनोमेना से हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया मैंने कि हाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन इंडक्टिव इफेक्ट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन, व्हाई हाउ सब बताऊंगा मैं। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ पाई पी ऑर्बिटल्स, एंड लास्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज पोलराइजेशन बिकॉज ऑफ सिग्मा बॉन्ड। एंड अगर आप देखें तो टेम्परेरी इफेक्ट भी एक सेगमेंट था हमारा, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। और टेम्परेरी इफेक्ट के मैं यहाँ पर आपको दो पार्ट दे रहा हूँ, क्लियर? इट इज फ्रॉम टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट का है, थोड़ा सा मैं सुंदर सा बना देता हूँ, ठीक है? टेम्परेरी इफेक्ट ये यहाँ लिखा है हमने, तो इसके दो पार्ट इसके भी होते हैं, और इसके भी दो पार्ट में आप बुद्धि लगा सकते हैं। अगेन वन इज इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वन इज इन पाई इलेक्ट्रॉन। सो एक इफेक्ट होता है दैट इज इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। एंड जो सेकेंड इफेक्ट होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये थोड़ी जगह नहीं है, आप ऐसा आड़ा तिरछा मत लिखना, आप सुंदर सुंदर लिखना, ठीक है? एक होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टू मोर प्रिसाइज, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट वही होता है पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कैसा? टेम्परेरी। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? पोलराइजेशन इन, बोलो ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कैसा? टेम्परेरी। तो भैया ये इफेक्ट्स यही पढ़ेंगे हम आपके जीओसी में। 65-70% यही तीन इफेक्ट हैं, और अगर ये तीन इफेक्ट आ गए तो जीओसी आपकी हो गई। अबे जीओसी आपकी हो गई, ज्यादा खुश मत हो, ठीक है? मैं ये हटा रहा हूं जो बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, ये सारी चीजें, एक एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? हटा रहा हूं। चलिए, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट पहले पढ़ेंगे। देखिए, टेम्परेरी इफेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये इतना छोटा टॉपिक है कि कई लोग नेग्लेक्ट मार देते हैं, बट अपन करेंगे, हैं? लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी पहले परमानेंट इफेक्ट ही पढ़ेंगे, इधर वाले। सो फर्स्ट परमानेंट इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, मैंने हेडिंग तो इंडक्टिव इफेक्ट की डाली है, लेकिन पहले मैं किसी फिनोमेना को यहां डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, अब मुद्दा सुनना है ध्यान से, क्योंकि फील अगर आपको नहीं है कि इन इफेक्ट्स को पढ़ा कैसे जाए। एक है कि मैंने कुछ बताया, आपने सुना और आपने उसमें बुद्धि लगानी चालू की। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक को अच्छी तरीके से पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप केस स्टडी माने। केस स्टडी मीन्स समथिंग इज गोइंग टू हैपन, और हमें पता करना है कि ये चीज जो हो रही है इसकी वजह क्या है। सुनना, हो रही है उसकी वजह क्या है, ठीक है? रादर देन रेजिंग ए क्वेश्चन मार्क कि भैया ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है वो भी समझ में आएगा आपको यहाँ पर, बट हमारा मेन टास्क होगा कि ये जो हुआ है उसके पीछे की थ्योरेटिकल पार्ट पर हम बात करेंगे, ठीक है? समझ रहे हैं आप? जैसे एक एग्जांपल सोचता हूँ, जैसे मान लीजिए मान लेते हैं आपने मैथ्स आपकी अच्छी है, मान लीजिए मैथ्स आपकी अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल सुनना, आप जिसका जो सब्जेक्ट अच्छा है आप वो ले लो, ठीक? मैं मैथ्स ही बोलूंगा, आपकी मैथ्स मान लेते हैं अच्छी है, तो ये रियल सिचुएशन है, ये रियल सिचुएशन है। सारे लोग सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा। आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा है, प्रेजेंट कंडीशन में अच्छा है, ये रियल सिचुएशन है। कोई कंपाउंड मिला, उसमें इलेक्ट्रॉन यहां पड़े, ये रियल सिचुएशन है। अब मैंने कहा
कि मान लो आपकी मैथ्स अच्छी नहीं होती, अब समझना समझना समझना, मान लो आपका ये मैथ्स अच्छी नहीं होती तो आपके मार्क्स जो टेस्ट में आ रहे हैं उसमें कितने का अंतर होता। तो एक पोजीशन आपकी अभी की है और एक पोजीशन हाइपोथेटिकली हमने क्रिएट की कि मान लो हमारी मैथ्स अच्छी नहीं होती तो हमारे जो मैथ्स में अभी 60% नंबर थे वो मान लो 100 में 60 थे तो 100 में 10 ही होते, तो ये मेरे 50 नंबर का डिफरेंस है। क्या आप मेरे इशारे से समझ गए हैं कि हम ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट ढूंढ रहे होंगे, हमें जो कंपाउंड मिलेगा उसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह पर मौजूद रहेगा। फिर हम ये सोचेंगे कि अगर इसमें ये नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन कहां होते। अरे दरअसल वो वहीं पर हैं और उसकी इनिशियल पोजीशन पता करने के लिए आपको कुछ अप्रोक्सीमेशन, कंसीडरेशन कुछ मानना पड़ेगा, रेफरेंस टाइप। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखो आपको सामने में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर आऊंगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर आऊंगा, सो देयर वुड बी ए पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इट वुड नॉट बी लाइक कि इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो गया वहां पहुंच गया, वहां से गायब हो गया वहां पहुंच गया, इट्स नेवर लाइक दैट। कोई ऐसा कंपाउंड नहीं जिसमें ऐसा होता। तो उसकी एक पोजीशन होगी, ये मान लेते हैं यहां पर, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं कि जैसे देखना, ध्यान से देखना, यही समझाएगा। ये एक बॉन्ड आई, ठीक है, और मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, अरे मैं डिस्प्लेसमेंट देख कैसे सकता हूं यार, इसके इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पड़े हुए हैं, अब मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे चेक करूं? ये एक ही पोजीशन है। तो अब हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करेंगे एंड दैट हाइपोथेटिकल सिचुएशन इज, ध्यान से सुनिए, दैट हाइपोथेटिकल सिचुएशन इज कि अगर बी की जगह ए ही होता, अगर बी की जगह ए ही होता, समझो समझो समझो, दिस इज आवर रेफरेंस। हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में ऐसा ही कुछ करने वाले। अगर बी की जगह ए होता तो इलेक्ट्रॉन यहां कहीं होते, तो हमें ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता। क्या आप फीलिंग्स फील कर पा रहे हैं? ये इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड को समझेंगे। देयर वुड ऑलवेज समथिंग टू कंपेयर लाइक दिस। इसके इलेक्ट्रॉन्स कहां हैं, किसके कंपेटिबली, तो हम एक ऐसा एजम्पशन, कंसीडरेशन या रेफरेंस कंसीडर कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड विद दिस इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज इंटरेस्टिंग हेयर कि लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल। ओके, एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। ये एग्जांपल है कि थिंक अबाउट, सारे थिंक अबाउट ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, क्लियर, एंड वन फ्लूरोब्यूटेन, ब्यूटेन एंड वन फ्लूरोब्यूटेन। थिंक अबाउट, सोचो, ठीक है। सो मैं आपके सामने बना रहा हूं। सो दिस इज योर ब्यूटेन, ओके, एंड थोड़ा सा HH भी लगा देते हैं भाई, है? 2 एंड ऐसे ही आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने H ऐसा बना दिया। नाउ थिंक अबाउट वन फ्लोरोब्यूटेन। सारे लोग देखेंगे, सारे लोग देखेंगे। There is a fluorine now. There is a fluorine now. तो आप बताओ ये फ्लोरीन, इन दोनों में कंपेयर करो तो यहां H है, यहां फ्लोरीन। एंड नाउ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये है कि ये जो कंपाउंड है वन फ्लूरोब्यूटेन, इसके अंदर फ्लोरीन आने की वजह से क्या चीजें परिवर्तित हुई हैं? क्या फ्लोरीन की मौजूदगी किसी टाइप का इंडक्शन क्रिएट करेगा? क्या फ्लोरीन की मौजूदगी इन बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं
इन बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, क्या उन पर वो कोई इंडक्शन इंड्यूस करेगा उन्हें किसी चीज के लिए? क्या वो उन्हें इंड्यूस करेगा थोड़ा लेफ्ट या राइट जाने के लिए? क्या वो इन्हें इंड्यूस करेगा अपनी तरफ आने के लिए? दिस इज ऑल अबाउट इंडक्शन। एंड ऑब्वियसली H का नेचर और फ्लोरीन के नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। तो जब फ्लोरीन आया होगा या फ्लोरीन रहा होगा तो डेफिनेटली इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट से अलग होगा। पोजीशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन दिस बॉन्ड वुड बी सर्टेनली डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉन्ड। तो क्या आप अभी अभी समझ गए हैं? आपके साथ कंपाउंड भी है तो रेफरेंस भी है, कंपाउंड भी है तो रेफरेंस भी है। मान लो ये एक डैश टाइप का बच्चा है, डैश टाइप का बच्चा, हाँ आप ही की बात हो रही है, ये एक डैश टाइप का बच्चा है और ये क्लास में ऐसे बैठता है, ये इसके बाजू में ये बैठता है, उसके बाजू में ये बैठता है, ये 1, ये 2 बैठता है, ये 3 बैठता है, ये 4 बैठता है। सही, ऐसा नंबर कर दिया हमने, टेंशन मत लेना। तो बताइए ये सिंस ये डैश टाइप का है तो सबसे ज्यादा इसका इंडक्शन या इंड्यूस सबसे ज्यादा इससे प्रभावित कौन होगा? 1। उससे ज्यादा उससे कम प्रभावित कौन होगा? 2। 3 और कम प्रभावित होगा, 4 लगभग ना के बराबर प्रभावित होगा। तो ये इंड्यूस कर रहा है फ्लोरीन। एंड क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेरे भाई आप साफ साफ देख सकते हैं फ्लोरीन की बॉन्ड में मैंने माना इलेक्ट्रॉन्स यहां पड़े हैं एंड इट वुड बी टुवर्ड्स फ्लोरीन ऑब्वियसली, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर मैं इसके कंप्लीट CH में सोच रहा होता तो CH में यहां कहीं होता। तो मेरे भाई मैं ऐसा मानना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं कि क्या ये डेल्टा X का डिस्प्लेसमेंट आप देख पा रहे हैं? एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, इस इंडक्शन की वजह से कौन सा इफेक्ट क्रिएट होगा? इलेक्ट्रॉन्स का रुझान इधर है तो क्या F पर एक माइनस होगा या नहीं होगा? पार्शियल माइनस होगा। इट वुड बी सर्टेनली अ पार्शियल माइनस और यहां एक पार्शियल प्लस होगा। पूरा माइनस नहीं हो सकता। पूरा माइनस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड छोड़कर, बॉन्ड तोड़-ताड़ कर फ्लोरीन के पास चले गए। ये एक पार्शियल चार्ज होगा एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दैट इंडक्शन इफेक्ट, दैट्स वी कैन यूज इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? अब आप और आगे कंपेयर करो। थिंक अबाउट दीज 2 कार्बन्स नाउ, थिंक अबाउट दीज 2 कार्बन्स नाउ। दिस कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज्ड, दिस कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज्ड। और आपको पता है जिस कार्बन पर या जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो क्या आपको थोड़ा हल्का फुल्का ये असर यहां भी दिखेगा या नहीं दिखेगा? सच सच बताना। उतना नहीं होगा लेकिन होगा तो सही, उतना नहीं होगा लेकिन होगा तो सही। और समझदार के लिए काफी सारा आपको बता दूंगा दोबारा। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि ऐसा डेल्टा X2 और ऐसा एक जरा सा डेल्टा X3 हमें यहां भी देखने को मिलेगा? ये डिस्प्लेसमेंट फ्लोरीन से दूर जाते हुए कम हो रहा होगा, आई एग्री, बट होगा हर जगह। यहां ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां कम, यहां और कम, यहां सबसे कम। और बताइए इस चक्कर में हर कार्बन पे थोड़ा थोड़ा प्लस आएगा भाई? सोचो सोचो सोचो। यहां मैंने लिखा डेल्टा 1 प्लस, यहां लिखा डेल्टा 2 प्लस, यहां लिखा डेल्टा 3 प्लस, यहां लिखा डेल्टा 4 प्लस। और आपकी बुद्धि इतनी होनी चाहिए कि डेल्टा 1 जो है वो डेल्टा 2 से ज्यादा होगा, डेल्टा 2 डेल्टा 3 से ज्यादा होगा, डेल्टा 3 डेल्टा 4 से ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा डेल्टा होगा। और क्या आपको ये पता है कि दरअसल नेट चार्ज तो 0 ही है, नेट चार्ज तो 0 ही है, नेट चार्ज तो 0 ही है। बट ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हमें ये ऑब्जर्वेशंस देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं डेल्टा X ग्रेटर होगा डेल्टा X1 से, ये ग्रेटर होगा डेल्टा X2 से, ये ग्रेटर होगा डेल्टा X3 से। ये भी एक पॉइंट, इट्स अ कॉमन सेंस। एंड दिस इज ऑल अबाउट नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, दिस इज ऑल अबाउट नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगली क्लास में आप यहां पर अभी 8 लाइन का गैप रखना, 8 लाइन का गैप, फिर ये एग्जाम्पल लिखना, ये तीनों ऑर्डर वैल्यूज लिखना और अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना। इंडक्टिव इफेक्ट सारे लोग समझेंगे मामले को।
एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए। लुक एट, जब किसी कंपाउंड में कार्बन से कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग गया या कोई भी एक एटम या ग्रुप लग गया, ठीक है, जैसे आपको याद होगा हमने जो पिछली क्लास में क्वेश्चन लिया हुआ वो फ्लोरीन है, ठीक है, किसी बॉन्ड से एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुने, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, अदर देन हाइड्रोजन, अदर देन हाइड्रोजन, ये सारे लोग देखेंगे कि ये एटम या ग्रुप जो है H नहीं हो सकता, ये एटम जो है वो H नहीं हो सकता, एटम जो है वो H नहीं हो सकता, क्योंकि आपको याद हो पिछली क्लास में भी हमने H अपना रेफरेंस लिया था, H इज ऑलवेज आवर रेफरेंस, ठीक है। सो व्हेन ए एटम और ग्रुप इज कनेक्टेड विथ कार्बन इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर, तो बिकॉज ऑफ दिस एटम और ग्रुप, इस एटम या ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, यू कैन से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, जो भी रिलेटिव टर्म है, की वजह से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में डिस्प्लेसमेंट आएगा, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो अपनी जगह से थोड़ा सा अपने आप को रीअरेंज करेंगे, इस पूरे फिनोमेना को हम बोलेंगे इंडक्शन। पूरा जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं दे गेट्स रीअरेंज्ड बिकॉज ऑफ दिस एटम और ग्रुप, सही बात है, फिनोमेना इज इंडक्शन एंड इफेक्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर। पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड कर रहा है ये एटम और ग्रुप टू गेट्स पोलराइजेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बात को मैं यहां लिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। परमानेंट, आपने 8 लाइन का गैप छोड़ा उसी के लिए, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बॉन्ड में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बात, ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन एनी कोवेलेंट बॉन्ड, क्लियर, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या बेटर है हम इसे डेल्टा EN लिख दें, ड्यू टू डेल्टा EN of attached atom or group with carbon, clear, is known as induction phenomena, and this effect is known as inductive effect. This effect is known as inductive effect. मेरे भाई ये इंडक्टिव इफेक्ट है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, ये डेफिनेटली जब भी आप इसे इससे कंपेयर करेंगे, व्हेन एवर यू वुड कंपेयर इट विथ CH, क्लियर, तो यू वुड फाइंड कि ये इनकी पोजीशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आप देख सकते हैं इनकी पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, क्लियर, दे आर नॉट कनेक्टेड एक्चुअली, ठीक है। सो ये समझें, हाइड्रोजन इज ऑलवेज आवर रेफरेंस। तो ये हो गया, तो आपको डेफिनेशन जो 8 लाइन का गैप था उसमें आप ये लिखेंगे, ठीक है। फिर आपके सामने एक एग्जांपल लिया गया है, उस एग्जांपल में 2 कंपाउंड है, हमने उसमें पोलराइजेशन डिस्प्लेसमेंट को समझा है। फिर हमने 3 रिलेशन लिखे, डेल्टा ग्रेटर देन डेल्टा 1 ग्रेटर देन डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 3 ग्रेटर देन डेल्टा 4। फिर दूसरा हमने लिखा था सम ऑफ चार्जेस, प्लस चार्ज जितना था इक्वल टू माइनस चार्ज जितना था, क्योंकि फ्लोरोब्यूटेन तो न्यूट्रल कंपाउंड है, नेट चार्ज तो उस पर 0 ही होगा। उसके बाद मैंने डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन लिखाया था। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं, 4th पॉइंट, उसी में 4th पॉइंट, कई बुक में एक चीज लिखी होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जो एटम
फ्लोरीन के बहुत करीब था, उस पर ये डिस्प्लेसमेंट या पोलराइजेशन सबसे ज्यादा दिख रहा था। तो 1 कार्बन पर ज्यादा था, 2 पर थोड़ा कम था, 2 से 3 पर और कम था, 3 से 4 पर और कम था। तो मेरे भाई मैं एक काम करता हूँ, ये 4th पॉइंट अभी मैं लिखवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता हूँ। सही है, इंडक्टिव से रिलेटेड क्या है बताइए? परमानेंट इफेक्ट है, क्लियर। वजह क्या है बोलो? टेक्स प्लेस ड्यू टू, बोलो ना, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड पॉइंट आप अगर ध्यान से देखें, ऑपरेट्स ओनली ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को ही डिस्टर्ब करता है ये, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। क्या है ये? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, क्लियर। फिफ्थ पॉइंट, अब जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से ध्यान से सुनिए। आपको पता है 1 कार्बन पर ठीक ठीक इफेक्ट था, 2 पर और कम हुआ, 3 पर और कम हुआ, 4 पर और कम हुआ। हम क्वेश्चंस के टाइम पर इंडक्टिव इफेक्ट तीसरे कार्बन में भी देखेंगे, चौथे में भी देखेंगे, पांचवें में भी देखेंगे। व्हेन वी वर एक्चुअली कंपेयरिंग, ध्यान से सुनना, बिटवीन 2 साइड्स, ये वहां ज्यादा लगा रहा है या ये वहां ज्यादा लगा रहा है, तो हम कंपेयर तो कर लेंगे। लेकिन जब न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं, न्यूमेरिकल्स, तो उसमें हम चौथे कार्बन तक जाते जाते इस इफेक्ट या इस मैग्नीट्यूड पोलराइजेशन को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। याद रखना, it is only for practical and numerical calculations, it is not for comparing between two compounds about any property। अगर आप इंडक्टिव लगा रहे हैं तो आप वो चौथे तक, पांचवें तक, छठे तक कंपेयर कर सकते हैं कि भैया ये ज़्यादा खींच रहा है, ये कम खींच रहा है, ये ज़्यादा दे रहा है, ये कम दे रहा है। तो ये एक पॉइंट है, इसे बहुत समझेंगे। फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, क्लियर, इट इज डेल्टा 4 इज कंसिडर्ड एज 0, कि वहां तक ये इफेक्ट ना के बराबर गया है। कुछ बुक्स में लिखा जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली अप टू C3 कार्बन एटम। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा सेंसिबल बात नहीं है, वो इसी बात को लिखते हैं, कि इंडक्टिव इफेक्ट को C3 कार्बन तक ही देखो, वो इसी बात को दूसरे तरीके से लिखते हैं। चौथे पर मैं कह रहा हूं कोई असर नहीं पड़ रहा, मतलब 3 ही तक देखना, बट एक्चुअली ये कंपैरिजन में नहीं लेते हैं। जब हम थ्योरेटिकल कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तब तो हम इस बात को कंसिडर नहीं करते। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस में इसे नेग्लेक्ट करना हो तो करके इजी हो जाती है इक्वेशन। इट इज ऑल अबाउट दैट। एक और पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे, पोलराइजेशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं। दिस इज योर आई इफेक्ट, क्लियर। ये एक डेटा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ओनली 10% इन नेक्स्ट बॉन्ड। ध्यान से देखें, जो डिस्प्लेसमेंट एक्सटेंट है, या थोड़ा सा और ऐड कर दें इसमें तो ज्यादा सुंदर हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट का एक्सटेंट है एक बॉन्ड में, उसका मात्र 10% ही अगली बॉन्ड में जाता है, और फिर वहां जो गया उसका 10% ही अगली बॉन्ड में जाता है, और वहां जो गया उसका 10%। दैट्स वाई मैंने बोला था कि वो चौथे कार्बन तक हम प्रैक्टिकली वैल्यू को बहुत जीरो मान लेते हैं, पर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में हम बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। तो फिर 6 पॉइंट में क्यों, क्या, कैसे का लॉजिक नहीं है। ये 10% कहीं से डेटा ही है, तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो इसमें आपको केवल ये फील लेनी है कि ये इफेक्ट आगे बहुत शार्पली घट रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। एंड एक और पॉइंट हम यहाँ लिखना चाहेंगे, दैट CH बॉन्ड इज रेफरेंस, ये रेफरेंस होगा। H कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि ये हमारा रेफरेंस है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। सो अब हम पढ़ेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो मैं ये हटा रहा हूं ऊपर वाला पोर्शन।
ओके, सो आपको मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, क्लियर? एज ऑल वी नो डिस्प्लेसमेंट में कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट साइड का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, राइट साइड का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो मेरे भाई टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट केवल इसी पर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? सारे लोग देखें तो दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। दे आर टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सारे लोग सुनेंगे ध्यान से। There are two type of inductive effect, clear? So first हम लिख रहे हैं, पहला जो है वो है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा एक चीज, ये डायरेक्शन जो माइनस प्लस लगेगा ना, जो माइनस प्लस लगेगा, ये पूरी ऑर्गेनिक में सेम सेंस के लिए लग रहा होगा, इसलिए माइनस प्लस को एक बार स्ट्रांगली समझ लीजिएगा। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? माइनस आई इफेक्ट। शॉर्ट में बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। क्लियर? ओके, चलिए एक झटके में आपको समझा देता हूं। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन खींच रही है, अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन खींच रही है, तो वो कैसा चार्ज खींच रहा है? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन खींच रहा है मतलब वो माइनस को खींच रहा है, इसका मतलब वो माइनस इफेक्ट शो करेगा। चाहे वो इंडक्टिव में होगा, चाहे वो रेजोनेंस में होगा, चाहे वो हाइपर कंजुगेशन में होगा, दुनिया में कहीं भी होगा। अगर इफ समवन इज अट्रैक्टिंग और पुलिंग व्हाट माइनस, तो वो माइनस इफेक्ट शो करेगा। क्लियर? दूसरा, इफ समवन इज पुशिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी इफेक्ट, इट मे बी इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। इफ समवन इज पुशिंग इलेक्ट्रॉन्स, आप माइनस को दूर भगा रहा, माइनस को दूर भगा रहा है, अरे तो भैया प्लस इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप हर जगह, माइनस का मतलब है टू व्हाट? विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, टू ट्राइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो माइनस ले रहे हो तो माइनस इफेक्ट, और माइनस दे रहे हो तो प्लस इफेक्ट। सो इजी टू लर्न। आइए, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट की दो डेफिनेशंस हैं। एक तो बहुत देसी डेफिनेशन है, वो मैं आपको बता सकता हूं, और एक डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी और अच्छी है, मैं बताता हूं क्या है। सारे लोग देखें, फिर से मैं एक अच्छी चीज आएगी यहां पर निकल के। जैसे ये एटम और ग्रुप है, ठीक है, और इस बॉन्ड में सर्टेनली इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर? और इन इलेक्ट्रॉन्स को ये एटम या ग्रुप किसी ना किसी रेट से खींच रहे होंगे। सपोज दैट रेट इज RA/G, रेट ऑफ विड्रॉइंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, ये इनका रेट है, इन एटम या ग्रुप का इन बॉन्ड पेयर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का ये रेट है। ध्यान से सुने। और मेरे भाई इसी में सारे लोग देखिए, सेम कंपाउंड में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम कंपाउंड में उन्हीं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को H के खींचने का रेट RH है, उन्हीं के खींचने का रेट RH है। सो इफ दिस इज हायर देन दिस, देन इफेक्ट वुड बी माइनस आई इफेक्ट। देख लो, सारे देख लो, इट्स वेरी वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी इजी। सो जो यहां देख रहे हो वही मैं डेफिनेशन में लिखूंगा। इफ, ध्यान सुना, if rate of attraction of sigma bonding electron pair by any atom or group, ठीक है, is higher than rate of attraction of same bond pair electron by hydrogen atom, then effects shown by these atom or groups would be minus I effect. सारे लोग फिर से सुनेंगे वंस अगेन, ओके? इफ रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बाय एनी एटम और ग्रुप इज हायर देन रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सेम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, सही है, बाय हाइड्रोजन, देन इफेक्ट शोन बाय दोज एटम और ग्रुप्स इज माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। सो इट्स वेरी इजी। यहां एक और चीज समझनी है, फिलहाल पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा। इफ rate of attraction of
sigma electrons of a bond by any atom or group, A for atom, G for group, is higher than rate of attraction of same sigma bond pair electrons by H, say, then effect shown by atom or group is known as minus I effect. ओके, सो एक देसी डेफिनेशन, एकदम देसी डेफिनेशन, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, लो यार, एटम और ग्रुप्स व्हिच आर विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स, बट देयर इज सम हिडन डेटा लाइक किस चीज से के कंपैरेटिवली खींच रहा है, तो दैट इज रेफरेंस. ये डेफिनेशन थोड़ी ज्यादा क्लियर चीज व्यू रखती है आपके सामने, माइनस आई इफेक्ट का. ओके, नाउ मान लीजिए दो अलग अलग ग्रुप हैं या एटम्स हैं और दोनों माइनस आई दिखा रहे हैं, ये भी खींच रहा है वो भी खींच रहा है, क्योंकि हर चीज का कंपैरिजन आप हाइड्रोजन से करोगे. तो एक और एग्जांपल मैं यहां देना चाह रहा था आपको. लुक एट दिस एग्जांपल. लाइक अगर आप इस कंपाउंड में Cl का माइनस आई चेक करना चाहते हैं, क्लियर, देन योर रेफरेंस वुड बी व्हाट? योर रेफरेंस वुड बी साइक्लोहेक्सेन. एंड अगर आप ध्यान से सुने, अगर आप क्लोरोबेंजीन में Cl का माइनस आई या डिस्प्लेसमेंट कंपेयर करना चाहते हैं, then your reference would be definitely benzene. So the interesting fact is this कि you cannot say exactly कि same displacement करेगा Cl. It's good कि Cl हमेशा माइनस आई करेगा, that's fine, but the extent of displacement of those sigma electrons would always be same, it's not sure. समझ लें, यहां कितने इधर गए उसका कंपैरिजन इससे होगा और यहां कितने गए उसका कंपैरिजन इससे होगा, क्योंकि हमें सेम इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्ट देखना है. इसलिए कंपाउंड टू कंपाउंड हमारा रेफरेंस उसी एटम ग्रुप की जगह H लगाने से आएगा. क्लोरोबेंजीन में निकालना है तो उसका रेफरेंस, हमें ये नहीं देखना है कि कितने मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर इधर उधर, वो आपने को नहीं देखना. आपने को बस देखना है Cl क्या करता है, खींचता है, माइनस आई लगाता है, खत्म. ठीक है. सो ये यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना कि what I'm trying to explain, that each and every compound, atom or group, attached atom or group always have their own reference compound. Clear? उनका एक खुद का reference compound होता है, and you should mention it. Now the interesting fact is कि जैसा मैंने कहा कि मैंने मान लो तुम्हें फ्लोरीन भी दे दिया, क्लोरीन भी दे दिया, NO2 भी दे दिया, ठीक है. Now you have fluorine, chlorine and NO2, and all are showing minus I effect, means all are withdrawing sigma electrons towards itself. And now we have to find out कि किसने ज्यादा विड्रॉ किया, किसने ज्यादा एक्सटेंट तक विड्रॉ किया. So you can say that sir fluorine must be ahead to chlorine, फ्लोरीन ज्यादा खींचना चाहिए क्लोरीन से. ओके, सो हम बहुत सारे ग्रुप्स आ सकते हैं. तो जितने ग्रुप्स आईटी में हमारे काम के हैं उनके लिए मैंने एक ऑर्डर रखा है, वो देखें आप. तो यहां बनाता हूं, ठीक है, इसके जस्ट बाद देखें एक ठीक लग रहा. चलिए इसी के आगे कंटिन्यू होगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ऑर्डर ऑफ rate of withdrawing sigma electron density. मीन्स क्या तुम समझ में आया? ये माइनस आई इफेक्ट की बात हुई, ओके. थोड़ा और क्लियर कर लें, डिक्रीजिंग ऑर्डर है. आइए तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे भाई NF3+
NF3 प्लस कहीं लगा है तो ये काफी जबरदस्त एक्सटेंट से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है। और इसके बाद है NR3 प्लस। You should be very precise that this R is general. It may be methyl, it may be ethyl. Okay, ये generalized alkyl group है. And third one is NH3 plus, NF3 plus, NR3 plus, NH3 plus. Okay, so ये एक ही सीरीज है ये, ठीक है, इट्स द सेम सीरीज एक्चुअली। NO2, it's a CN, okay, COOH, acid. It's a fluorine, chlorine, bromine, iodine. COOR, OR, OH, NH2. Clear? NH2 greater than C triple bond CH, greater than phenyl. Do you know phenyl? Greater than vinyl CH double bond CH2. In few books they are hydrogen, but hydrogen cannot be a member of plus I or minus I क्योंकि it's always reference. ये अगर H लिखा है तो शायद ये बता रहा है कि H से ज़्यादा रेट ऑफ विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो हम इसे हटा देते हैं। सो दिस इज आवर माइनस आई सीरीज, इसे हम क्या बोलेंगे, ये है माइनस आई सीरीज, माइनस आई सीरीज। क्लियर? एंड ये एक ही सीरीज है पूरी। अच्छा, बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, बट वी एक्चुअली डोंट नीड कि मैं सबको यहाँ पर रखूँ, तो सीरीज तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये वो एटम्स और ग्रुप्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, हमारे सिलेबस में आएंगे, तो दैट्स व्हाई। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, अब मजेदार चीज है, वो मजेदार चीज बता रहा हूं कि ये सीरीज पहली बात तो आपके दिलो दिमाग में बैठी होनी चाहिए। ये आपके दिलो दिमाग में बैठी होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, नाइट्रोसाइनो COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, COOR, OR, OH, NH2, ट्रिपल बॉन्ड, फिनाइल, डबल बॉन्ड। ओके, सो थोड़ा और फास्ट करते हैं। NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, नाइट्रोसाइनो COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, COOR, OR, OH, NH2, ट्रिपल फिनाइल, डबल। ओके, आपको समझ में नहीं आया होगा, कुछ अलग बात है। अब मुद्दा ये है कि व्हाई वी नीड टू लर्न दिस सीरीज, हमें इसे याद क्यों करना है। You would find that few persons and few book writers, they actually trying to explain this series, this order, but it's a ridiculous to explain this order. आप इस सीरीज के और सीरीज में जाके अगर ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये इसलिए माइनस आई ज़्यादा रखता है क्योंकि यहाँ पर XYZ फंडा है, तो ये एक्चुअली सब गलत होगा। बताता हूँ क्यों। आज जब ऐसे लोगों से मिले जो प्रूफ करते हैं माइनस आई सीरीज, कहते हैं OH NH2 ले लो, थिंक मैं क्या कह रहा हूं, वो ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जहां वो आपको कन्विंस कर पाए, लाइक OH NH2 ले लो, तो आप कहोगे बताओ, वो कहेंगे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप कहोगे वाह बिल्कुल सही, एक्सप्लेनेशन मिल गया। फिर वो ऐसा लेंगे ट्रिपल फिनाइल या ट्रिपल डबल लेंगे, आप कहोगे एक्सप्लेन करो, वो कहेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। sp-sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही, आई होप आपको आता होगा, जिससे नहीं आता डोंट वरी, आप IUC में पढ़ लेंगे। sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ ज्यादा एसोर्बिटल कैरेक्टर है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा खींचेगा। आप कहते हो हाँ वेरी गुड वेरी गुड। फिर वो आपसे पूछता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बताओ, फिर आप बोल देते हो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको लगता है क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। फिर वो आपको कहेगा NF3 प्लस, NR3 प्लस, और आपको गेस करो क्या बोलेगा, फ्लोरीन 3 ऐसा खींच लेगा तो ये आगे आ गया। समझ में आया? सो एक्चुअली जब आप उससे पूछेंगे COOH और फ्लोरीन बताओ, देन ही इज नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इट, फिर वो उसका फंडा नहीं देगा, वो मतलब ठीक है 4-5 वही ऑर्डर एक्सप्लेन किए जाते हैं जो जिसमें कुछ ना कोई चीज फिट हो रही होती है। आगे मैं आपको सच बताता हूं, दरअसल वास्तविकता क्या है इस पूरे सीक्वेंस सीरीज की, कि आपको मैं कुछ भी ना बताऊं तो भी आपको ये ऑर्डर बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है। ये ऑर्डर आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड व्हाट यू थिंक
यू थिंक कि इस पूरी सीक्वेंस सीरीज में केवल ये 4 चीजें एक्सप्लेन हो सकती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और कुछ एक्सप्लेन नहीं हो सकता। बट मैं ये बताना चाहता हूं कि आप यहां भी गलत हैं। दरअसल इस पूरी सीरीज में अगर आप बहुत ज्यादा कुछ ऐसे कैची टाइप के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो किसी भी एटम के पास नहीं है। वाई यू आर कंफर्टेबल इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन? क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि यही इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। एंड इवन देन जब आपने ये सीखा था तब भी आपको कोई एक्सप्लेनेशन थोड़े मिला था, आपको बताया गया था कि हैलोजेंस का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इट मींस जिसमें आप अभी कंफर्टेबल है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो भी आपने लर्न किया हुआ है, वो भी आपने लर्न किया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, सो दैट्स द थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट कि ये पूरा का पूरा दरअसल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब आप कहोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ देखिए आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स पढ़ाए जाते हैं, एटम्स पढ़ाए जाते हैं, और इस पूरी सीरीज में यही 4 एटम हैं। रेस्ट ऑल आर ग्रुप्स, रेस्ट ऑल आर ग्रुप्स। सो सिंस आपको एटम या एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाई गई है, दैट्स व्हाई यू आर कंफर्टेबल टू रिलेटेड कि हाँ भैया ये ऑर्डर सही है। लेकिन एक बात बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टू विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की टेंडेंसी। मेरे भाई वो टेंडेंसी तो किसी ग्रुप की भी हो सकती है, लाइक NO2 की हो सकती है, लाइक CN की हो सकती है। NO2 में N की नहीं बोल रहा हूं, NO2 पूरे की एक टेंडेंसी हो सकती है टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो आई एम टॉकिंग हियर अबाउट ग्रुप्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे तुमने एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी है बट यू डोंट नो ग्रुप्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट एक्चुअली हर ग्रुप की रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डेटा है। जैसा बाकी एटम्स का पूरी पीरियोडिक टेबल में सबकी कोई ना कोई वैल्यू है, फ्लोरीन को आर्बिट्रेरी वैल्यू है, फ्लोरीन को 4 दिया, ऑक्सीजन को 3.5 दिया, ऐसा सबको वैल्यू दी गई। वैसे ग्रुप्स की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं, those are relative values, and this is nothing, it's a decreasing order of electronegativity. What is this actually? It's a decreasing order of En या फिर ग्रुप्स En। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछता है why फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, you can say कि जो आगे है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। why NO2 ग्रेटर देन CN, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। why COOH ग्रेटर देन फ्लोरीन, इसकी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है। It's the only possible real and actual explanation. Rest all are to explain something which is not related to this concept. ठीक है? So this and that's why आपको मैं बताऊं पूरी ऑर्गेनिक में मैं 2 चीज याद कराऊंगा, एक तो I सीरीज और दूसरा एक आएगा आगे केटायंस, 12th में आएगा। केटायंस का रीअरेंजमेंट में ऐसे 5-7 चीजें ऑर्डर में आती हैं, और यहां भी मैंने बताया है बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेटा और हमें याद करना पड़ेगा। वहां भी मैं बताऊंगा कि हमें क्यों याद करना पड़ रहा है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना, ठीक है? सो नाउ द थिंग इज दैट यू हैव टू लर्न इट। आपको एकदम पूरा रटा होना चाहिए। NF3 + NR3 + NH3 + नाइट्रोसाइनो COOH फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन COOH NH2 ट्रिपल फिनाइल डबल। याद कर लो, वीडियो को पॉज करो और 60 सेकेंड्स लो, और फिर मेरे साथ आप, जैसे मैंने भी बोला ना, NF3 + NR3 + NH3 नाइट्रोसाइनो COOH फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन COOH NH2 ट्रिपल फिनाइल डबल, मेरे साथ कंपीट करो। ओके, चलिए, तो ये है -I सीरीज, और आपको ये पता है कि अगर -I सीरीज हुआ है, अगर विड्रॉ कर रहा है तो दिया भी जा सकता है, तो एक और होगा दैट इज +I। मैं हटा रहा हूं पूरा, क्लियर? या लिख देता हूं, हमारे पास जगह है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप का इफेक्ट, एंड दैट इज योर +I इफेक्ट, क्लियर? एंड रिमेंबर इट कि +I इफेक्ट की डेफिनेशन आपको लिखनी है। +I इफेक्ट की डेफिनेशन आपको लिखनी है। अगर आपको याद होगा तो यहां पर रेट ऑफ एटम और ग्रुप दिस टाइम वुड बी लेसर देन रेट ऑफ विड्रॉइंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय हाइड्रोजन, ठीक है? तो ये +I इफेक्ट शो करेगा, इट वुड शो +I इफेक्ट, देख सकते हैं, ठीक है? याद है ना, इसका ये रेट है और इसका ये रेट है, तो अगर H का रेट ज्यादा हो गया, सो मेरे ख्याल से डेफिनेशन आप लिख लोगे। जो आपने -I इफेक्ट में डेफिनेशन लिखी, उसी इफेक्ट में जहां था हायर वहां हो जाएगा लेसर,
और आखिरी में माइनस आई की जगह हो जाएगा प्लस आई, ठीक है, माइनस आई की जगह क्या हो जाएगा प्लस आई। नाउ द नेक्स्ट चीज जो आपको पता है, फॉर विच यू आर वेटिंग फॉर, कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब वी कैन से व्हाट, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होगा। नाउ गेस करें इसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होगा क्योंकि अगर हम विड्रॉइंग की बात कर रहे होते तब हम सेम चीज को बोलते, विड्रॉइंग में आ रहा है, यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर होगा। ध्यान से देखें, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है वो है CH2, सॉरी पुश कर रहा है वो है CH2 माइनस। देखिए CH2 माइनस, वैसे एक लॉजिकल बात, प्लस से कहीं ना कहीं विड्रॉइंग टेंडेंसी आती है, माइनस इलेक्ट्रॉन्स को तो रिपेल ही करेगा, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो CH2 माइनस सबसे आगे है इस सीरीज में, NH माइनस O माइनस। देखें CH2 माइनस NH माइनस O माइनस, थोड़ा सा जगह का अभाव, मैं इधर लिख देता हूँ, इसे यहाँ से हटा के प्लस आई सीरीज ना, मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं प्लस आई सीरीज, क्लियर। देखें जरा, सो दिस इज योर CH2 माइनस NH माइनस O माइनस COO माइनस, क्लियर। नाउ 3 डिग्री, दैट इज योर टर्सरी ब्यूटाइल, क्लियर। आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री, इथाइल 1 डिग्री, CH2 CH3 CH3 मिथाइल, क्लियर। ट्राइटियम, ड्यूटीरियम, एंड लास्ट में ऐसा हाइड्रोजन लिखा होता है, बट यू नो दैट दिस इज नॉट द मेंबर, H is not the member of any of the series, whether it's a plus I or minus I. So this is all about plus I series, plus I series। अच्छा, ये सब रिलेटिव ऑर्डर है, सब रिलेटिव ऑर्डर है। एक बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूँ जो आगे धीरे धीरे आएगी आपके उसमें। दरअसल एक्चुअली ये जो 4 हैं, एक्चुअली ये जो 4 हैं यही प्लस आई के मेंबर होते हैं। बाकी सारे मेंबर्स को IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज में हमने रखा है, तो IIT तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पूरी सीरीज आपके काम की है, ठीक है। बट इन जनरल यू वुड फाइंड कि ये जो पहले 4 हैं ये अक्सर प्लस आई करते हुए दिखेंगे, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू लर्न दिस सीरीज, ओके। कैसे? CH2 माइनस NH माइनस O माइनस COO माइनस, नाउ यू कैन से 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मिथाइल T D and H बोल सकते हैं, बट H is not the member of plus I, okay। So CH2 minus NH minus O minus COO minus 3 degree 2 degree methyl TDH, CH2 minus NH minus O minus COO minus 3 degree 2 degree methyl TD, कर लोगे? So this is very important actually। So plus I and minus I series, plus I and minus I effect। So now कुछ नोट के 2-3 पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, ये याद होना चाहिए, याद करो और बिल्कुल हटा रहा हूं मैं, ठीक है। ये डेफिनेशन जरूर लिख लेना, यहाँ पर माइनस आई प्लस आई इफेक्ट की डेफिनेशन जरूर लिख लेना। ओके, सो नोट में हम कुछ चीजें देख सकते हैं, लाइक प्लस आई इफेक्ट की बात करें या माइनस आई इफेक्ट की बात करें, तो एक फील लेते हैं। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट में एक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। एक ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आने दे रहा है, अभी मैंने आपको तरीका बताया था, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आने दे रहा है, मतलब माइनस को, मतलब माइनस आई इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। और सिमिलरली प्लस आई इफेक्ट इज
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, यानी कि अगर कहीं प्लस आई ग्रुप लगा है तो वो आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की टेंडेंसी रख रहा है, और कहीं विड्रॉइंग लगा है तो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने की टेंडेंसी, उसकी प्रवृत्ति रखी हुई है। ओके, बट ऑल वी नो दैट कोई भी आई इफेक्ट है, कोई भी आई इफेक्ट है इज ए वीक इफेक्ट। ये तो आपको पता है, बहुत वीक इफेक्ट है, बिकॉज इट ऑपरेट्स ऑन टाइटली बॉन्डेड, टाइटली पैक्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये वीक इफेक्ट है, ठीक है। तो ये इफेक्ट लगेगा, बट रिलेटिवली हम जब किसी से कंपेयर करेंगे तो ये वीक इफेक्ट है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। चलिए, सो कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। हालांकि बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होता किसी नए ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना, बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होता किसी नए ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना इन इंडक्टिव इफेक्ट इन एनी क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर से ही निकलेगा। क्लियर? सो हमें किसी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता नहीं है, so how can we solve such kind of questions? It's just using common sense. Actually हम समझेंगे इस चीज़ को कि मैंने कोई नए ग्रुप दे दिया और मैंने कहा बताओ इसका प्लस आई सीरीज ऑर्डर क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो हमें एक्चुअली उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए, एंड वो हमारे पास नहीं है, तो हम कॉमन सेंस लगाएंगे। देखें, अरेंज फॉलोइंग इन decreasing order of I effect. Okay, so जैसे मैंने कुछ दिया A पार्ट, मैंने बोला CH3, ठीक है, CH2 CH3, ओके, एंड मैंने दिया CH2 CH2 CH3, और ब्रैकेट में मैंने लिखा कि प्लस I इफेक्ट का ऑर्डर लगाओ। सो आई थिंक यू नो दैट कि 2 greater than 1 तो मैंने बताया ही हुआ है, 2 greater than 1, नाउ यू कैन गेस इट कि क्या होगा, 3 to 1 होगा। सो कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, तो ये मैं जस्ट गेस करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई लॉजिकली हम इसे कनेक्ट नहीं करेंगे। जैसे आपको पता है टी डी एच में आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या है, यू नो दैट एक्चुअली कि टी का ज़्यादा आता है डी से, डी का ज़्यादा आता है एच से, यू नो दैट, प्लस आई सीरीज आपने पढ़ी है। सो ऑन बिहाफ ऑफ दैट मैं पूछ रहा हूँ CH3 CH2D CHD2 एंड CD3, इसका आपको प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर लगाना है। क्लियर? ये कॉमन सेंस से रिलेट करते हुए करना है। सिमिलरली वी कैन आल्सो थिंक अबाउट CH3 CD3 एंड CT3, इसका भी क्या करना है, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर लगाना है, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर लगाना है। E लाइक CF3 CCl3 CBr3, इसका आपको माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर लगाना है। एंड यू नो दैट फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन, तो उसी के भी आप पे करना है। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जो उधर ऑर्डर था उसी सीक्वेंस में फील करते हुए आपको ये कर देना है। ओके, सो नाउ वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, नाउ दिस इज एग्जाम्पल 2, इट वाज एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 भी एक बहुत कॉमन सेंस का एग्जाम्पल है, और ये आपको बताना है कि प्रूव इट दैट सिग्मा दैट आई इफेक्ट is applicable only on sigma electrons। एग्जाम्पल ले ले, मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH फ्लोरीन। सो दिस इज फ्लोरीन, एंड ऑब्वियसली फ्लोरीन का आप फ्लोरीन को टारगेट करें, इसका इंडक्टिव इफेक्ट 2 लाइनें 3 लाइनें लिखकर आप बताएंगे कि क्यों, कैसे आप प्रूफ करेंगे कि केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पर ही एप्लीकेबल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो
मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इस चैप्टर का स्ट्रक्चर कि हम ये चैप्टर कैसे पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सो सिंस पिछली जो क्लासेस हुई उसमें आपने देखा कि हमने बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ी और फिर हम आ गए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पर। ठीक है, तो बेसिकली मेरे भाई 3 इफेक्ट हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। क्लियर? तो मैं यूजुअली कैसे पढ़ाता हूं कि मैं पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा देता हूं, फिर रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ाता हूं पूरा, फिर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़ाता हूं, और ये तीनों इफेक्ट पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन करना चालू करते हैं। बिकॉज जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो अब आपको खुद सोचना है कि आप उसमें रेजोनेंस भी देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन भी देखेंगे, इंडक्टिव भी देखेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने देखा मोस्टली जितने सिंसियर बच्चे होते हैं उन्हें यही पसंद है कि इसी तरीके से कराया जाए, बट दे आर फ्यू बुक्स एंड फ्यू पर्सन्स जो क्या करते हैं कि वो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाते हैं और फिर 50 क्वेश्चन इंडक्टिव के ही देते हैं। क्लियर? फिर वो रेजोनेंस करके रेजोनेंस के एंड, तो एक्चुअली फिर आपका दिमाग जो होता है वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने का आदी नहीं हो पाता, और इंडक्टिव के केवल क्वेश्चंस, उसमें कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि लोग गलत कर जाते हैं, वो इंडक्टिव से सॉल्व ही नहीं हो रहे होते हैं। तो इसलिए हमारे सीक्वेंस, हमारे चैप्टर का सीक्वेंस मैं आपको बता दूं कि हम पहले तीनों इफेक्ट पढ़ेंगे और फिर हम एप्लीकेशन चालू करेंगे, एंड नाउ हम लोग मिलकर ये देखेंगे कि हम कैसे देखें इस कंपाउंड में क्या करना है। ठीक है, स्वागत है आपका आज की अगली ऑर्गेनिक क्लास में। इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट किया था हमने, मजेदार सेगमेंट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पहला परमानेंट इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे थे। ओके, इस परमानेंट इफेक्ट पर मैं आगे चलूं उससे पहले 2-3 रिएक्शंस थी बॉन्ड क्लीवेज की। बॉन्ड क्लीवेज की 2-3 रिएक्शन थी, तो वो मैं लिख देता हूँ। 1 और 2 हम डिस्कस कर चुके थे। थर्ड था ROOR। सो होमोलिटिकली क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट नहीं है तो आपको 2RO डॉट मिलेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें तो इसमें और भी प्रश्न हैं, लाइक ये है, और यहाँ पर आप देखें तो आपने जल ले रखा है H2O डेल्टा, और एक 5th क्वेश्चन है उसमें आपने इस टाइप का एक कंपाउंड ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ वाटर है, पोलर सॉल्वेंट है, तो ये बॉन्ड आयंस में टूट जाएगी, तो ये प्लस एंड ये माइनस मिलेगा। एंड अगेन वी डोंट हैव एनी सॉल्वेंट, तो सबसे वीक बॉन्ड जो है वो देखें लोन पेयर रिपल्सन, और सेम यहाँ पर भी लोन पेयर रिपल्सन, तो ये टूट जाएगा और मिलेगा RCOO डॉट, और ऐसे 2 मोल मिलेंगे लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो हमने की थी पहले लास्ट क्लास में। 3 के आंसर्स मैंने नहीं बताए थे, तो वो आंसर्स मैंने आपको अभी भी बताए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको आगे बढ़कर इंडक्टिव इफेक्ट, अगर आपको याद हो तो इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा था, क्या था, एक एग्जाम्पल लिया था हमने ब्यूटेन का एंड 1 फ्लोरोब्यूटेन का। तो इंडक्टिव इफेक्ट की हेडिंग के बाद मैंने बोला था 8 लाइन का गैप रखने को, 8 लाइन का गैप रखने को। तो मैं चलिए वो वहां से डेफिनेशन लिखाते हुए आगे बढ़ता हूं, सारे लोग देखेंगे।